स्वागत है एक बार फिर से इस हिंदी क्लास में। आज हम हिंदी का दूसरा अध्याय लेकर उपस्थित हैं जिसका नाम है लहासा की ओर। इसके लेखक राहुल संकीर्त्यानंद जी हैं। चैप्टर पर चलने से पहले हम राहुल संकीर्त्यानंद जी के बारे में जानेंगे। राहुल संकीर्त्यानंद जी का जन्म 1893 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के गांव पंदहा में हुआ था। उनका पैतृक गांव कैनैला था। उनका मूल नाम केदार पांडे था। 1930 में उन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था। राहुल जी हिंदी साहित्य के एक ऐसे विद्वान रहे हैं जिनको अनेक भाषाओं का ज्ञान था, जैसे पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी। इसलिए हिंदी साहित्य में उनको महापंडित कहा जाता है। 1963 में उनका देहांत हो गया था। राहुल संकीर्त्यानंद अपने पूरे जीवन में उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत, जीवनी, आलोचना, शोध आदि अनेक विधाओं में साहित्य सृजन किया। मेरी जीवन यात्रा 6 भागों में प्रकाशित हुए थे। उसमें उनके जीवन के बारे में बहुत सारी चीज़ों का उल्लेख किया गया है। इसके अलावा दिमागी गुलामी, घुमक्कड़ शास्त्र उनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। राहुल जी द्वारा रचित पुस्तकों की संख्या लगभग 150 मानी गई है। तो आप समझ सकते हैं कि पूरे जीवन भर वो साहित्य साधना करते रहे। जो प्रस्तुत चैप्टर लहासा की ओर लगा हुआ, तिब्बत की राजधानी लहासा है। एक बार तिब्बत की यात्रा करने राहुल जी गए थे। तिब्बत का जो स्थिति है वो नेपाल और चाइना के बीच पड़ता है और पहाड़ी इलाका है। तो एक बार जब राहुल जी वहाँ यात्रा करने गए थे 1929-30 के आसपास, तो वो नेपाल के रास्ते यात्रा किए थे। उस समय भारतीय लोगों को तिब्बत की यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसलिए राहुल जी वहाँ भिखमंगे के वेश में तिब्बत की यात्रा किए थे। और उन यात्रा में जो उनके सामने अनुभव आए थे, कौन सी घटनाएं घटी थी, दुर्गम जो कठिन रास्ते थे उन रास्तों से होकर वो यात्रा किए थे, तो उनका बहुत ही रोचक तरीके से वर्णन किया गया है, जिसे आज हमको पढ़ना है। तो चलते हैं हमारे चैप्टर की तरफ। वो लिखते हैं कि वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है, पर एक कालिम्पोंग का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं हिंदुस्तान की भी चीज़ें इसी रास्ते से तिब्बत जाया करती थी। इन्हीं रास्ते का परी कालिम्पोंग के रास्ते का उल्लेख करते हैं क्योंकि तिब्बत जाने का वही मुख्य रास्ता था। यह व्यापारिक ही नहीं सैनिक रास्ता भी था। केवल व्यापारी लोग उस रास्ते से यात्रा नहीं करते थे, बल्कि सैनिक भी उसी रास्ते से यात्रा करते थे और जगह जगह पर पुलिस चौकी बनाई गई थी, जिसमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। यानी कि जो चौकी बना था बहुत पहले बना था और चीनी सैनिक यानी पलटन आया सैनिक वहाँ रहा करते थे। जहाँ किसानों ने अपना दुर्ग के किसी भाग में जहाँ किसानों ने अपना बसेरा बना लिया, वहाँ घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं। यानी कि पुलिस चौकी बहुत पुरानी होती है, इस समय प्रत्येक हो गई, वहाँ कोई रहता नहीं है और जगह थोड़ी इक्के दुक्के घर जो दिखाई देते हैं, वहाँ पर कुछ लोग दिखाई दे देंगे। नहीं तो आप जानते हैं कि पहाड़ी इलाकों में आबादी बहुत कम पाई जाती है और एक गांव से दूसरे गांव की दूरी बहुत ज़्यादा होती है। तो वो जिस जगह की वर्णन कर रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं, वो जगह भी काफ़ी पहाड़ी इलाका है और वहाँ की आबादी बहुत ही कम है। और तिब्बत बौद्धिस्ट देश से बौद्ध धर्म के मानने वाले लोगों की संख्या बहुत ही ज़्यादा पाई जाती है। तो जब यात्रा कर रहे थे तो यात्रा करते करते एक ऐसा खंडहर किला भी आया जिसमें पहले लोग रहते थे, अब उसमें कोई न, तो वहाँ पर ही जाकर ठहरे, वो भी चाय पीने के लिए। तिब्बत में यात्री के लिए बहुत सी तकलीफें भी हैं और बहुत आराम की बातें थी। यानी कि यात्रा करना आसान काम नहीं था, बहुत सारी तकलीफें आती थी, लेकिन कुछ खास बातें भी तिब्बत के समाज में पाई जाती थी जो भारतीय समाज में बहुत कम देखने को मिलती हैं। वहाँ जाति पात छुआछूत का सवाल ही नहीं है और वहाँ औरतें पर्दा ही करती हैं। यानी कि वहाँ जाति पात का कोई बंधन नहीं था, महिलाएं पर्दा नहीं करती थी, जबकि इंडिया में जाति पात का बोलबाला बहुत है, महिलाएं पर्दा भी करती हैं। लेकिन आज की
कि आधुनिक समय में मॉडर्न एज में महिलाएं बहुत कम पर्दा करती हैं, ये आप सभी लोग देखते हैं। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर में नहीं आने देते थे, नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर जा सकते थे। यानी कि तिब्बती समाज जो था वहाँ पर किसी को भी घर के भीतर जाने की अनुमति थी। हमारे भारतीय समाज में ऐसी व्यवस्था नहीं पाई जाती है। चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हों तब भी घर की बहू या सासू को अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं, वो आपके लिए उसको पका कर देंगे। यानी कि चाय बनाने के जो सामान थे वो साथ में लेकर चलते थे और किसी भी घर जाकर वो सामान देकर चाय उनसे बनवा सकते थे। ऐसी व्यवस्था तिब्बती समाज में देखने को मिलती है। वह चाय चोरी में कूट कर उसे दूध वाली चाय के रंग के बना के मिट्टी के टोटीदार बर्तन में रख कर आपको देगी। यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है तो आपको डर है कि सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा, तो आप खुद जाकर चोरी में चाय मत कर ला सकते हैं। चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर नमक मक्खन डालने की जरूरत होती है। यानी जो उस समय चाय बनता था मक्खन डाल के बनता था, और मक्खन कुछ लोग अपने हाथ से उसको मिक्स करके दे देते कि बनाने वाला है उसको चुरा कर ना रख ले, तो सारी व्यवस्था अपने साथ लेकर चलते थे। और कुछ लोग मक्खन और नमक भी उसके साथ प्रयोग करते थे उस समय के समाज में। यानी 1929-30 का समय कर रहा है, आज से लगभग 100 साल पहले की बात कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि उस समय चाय कैसी बनती होगी। हालांकि इस तरह की चाय अब नहीं बनती है। दो तरह की चाय हम लोग पीते हैं, काढ़ा वाला चाय पीते हैं, काला चाय, और दूध वाली चाय पीते हैं। और इन दोनों से अलग जो पीते हैं वो कॉफ़ी पीते हैं। तो लिखते हैं कि जब हम प्रत्येक चीनी किले से, यानी जिस किले पर कोई रहता नहीं तो उस किले से जब चलने लगे तो एक आदमी राहदारी यानी कि रास्ते का टैक्स मांगने आया। हमने वह दोनों चीज़ें उसे दे दी। शायद उसी दिन थोंगला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए। यहाँ भी सुमति के जान पहचान किया। सुमति एक बौद्धिस्ट थे, उनका वर्णन किया जा रहा है। और भिखमंगे रहते थे, ठहरने के लिए जगह मिल गई जहाँ भिखमंगे रहते थे। सुमति के जान पहचान के लोग वहाँ पर थे, इसलिए राहुल संकीर्तन को ज़्यादा परेशानी नहीं हुई और वहाँ पर उनको ठहरने के लिए जगह मिल गई। 5 साल बाद हम इसी रास्ते से लौटे थे और भिखमंगे नहीं एक भद्र यात्री के भेष में हम घोड़ों पर सवार होकर आए थे, किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी। अपने बारे में देखते कि उसी जगह रास्ते से उसी जगह से होकर जब हम 5 साल पहले यात्रा किए थे भिखमंगों के भेष में नहीं, तब किसी ने ठहरने के लिए जगह नहीं दिया था। आज उसी जगह पर वो ठहरे हुए थे और हम गांव के एक सबसे गरीब झोपड़े में ठहरे थे। सबसे गरीब व्यक्ति के घर जाकर ठहरे थे। बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति पर निर्भर है, खासकर शाम के वक्त छंग पीकर हम बहुत कम होश हवास को दुरुस्त रखते थे। यानी छंग नशा पदार्थ, जैसे शराब पीते हैं तो नशा हो जाता है, तो वहाँ लोग छंग पीकर नशे में हो जाते थे। तो वहाँ के लोग दिन भर काम करते थे, शाम को मजदूर लोग थे, गरीब लोग थे, तो वो पीकर मस्त रहते थे। अब हमें लिखते हैं कि अब हमें सबसे विकट डांडा ठोगला पार करना था। जगह डांडा ठोगला जो था, डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह थी। कारण इसका यह था कि वह 16 से 17,000 फीट की ऊंचाई होने के कारण मीलों तक दूर दूर तक कोई गांव नहीं दिखाई देता था। नदियों का मोड़ था, पहाड़ों के कोने के कारण दूर दूर तक किसी भी आदमी को देखा नहीं जा सकता था। डाकुओं के लिए सबसे सुरक्षित जगह वही थी। तिब्बत में गांव में अगर खून हो जाता है तो खून को तो सजा मिल सकती है, लेकिन इन निर्जन स्थानों में अगर कोई व्यक्ति किसी को मार देता है तो उसके लिए कोई कुछ नहीं कर पाएगा। वहाँ की सरकार खुफिया विभाग पर, पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती है और वहाँ कोई गवाह भी नहीं मिलता है। डकैत जो रास्ते में किसी को लूटपाट करते थे तो मारते पहले थे, लूटते बाद में थे। यानी लूटने से पहले मारते थे, इसलिए वहाँ जान की कीमत कोई नहीं थी। और वहाँ पर हथियार का कानून न रहने के कारण लोग लाठी की तरह पिस्तौल बंदूक का प्रयोग करते थे। गांव में हमें मालूम है कि पिछले साल थोगला में खून हो गया था। शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते क्योंकि हम भिखमंगे थे और जैसे तैसे ऐसी सूरत टोपी उतार के जीभ निकाल कर कुची का अर्थ होता है दया दया, 1 पैसा कह के भीख मांगने लगते।
चलते रहे। लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, पीठ पर सामान लादकर कैसे चढ़ाया जा सकता है। यानी जो इंसान मैदानी इलाकों में रहा हो उसको पहाड़ी इलाकों में पहाड़ों पर चढ़ाई करने में कठिनाई का अनुभव होता है, और उसके पास थोड़ा बहुत सामान है तो उस सामान को पीठ पर लाद कर चढ़ाई करने में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, परेशानियाँ आती हैं। तो राहुल संकीर्तन ने सुमति से कहा कि यहाँ से लंकोर तक के लिए 2 घोड़े कर लो, सामान भी रख लेंगे और चढ़े चलेंगे। तो राहुल जी का सुझाव सुमति ने मान लिया। दूसरे दिन हम लोग घोड़ों पर सवार होकर उस कठिन यात्रा से आगे बढ़े। डांडे से पहले एक जगह हम लोगों ने चाय पी और दोपहर के वक्त डांडे के ऊपर जा पहुँचे। यानी कुछ घंटों बाद डांडे, जहाँ हमको जाना था, डांडे ऊंची जगह थी, वहाँ पहुँच गए। वो जगह समुद्र तल से 17 से 18 हज़ार फीट की ऊंचाई पर थी। हमारी दक्षिण तरफ यानी उनके दक्षिण तरफ पूर्व से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर चले गए थे। यानी श्वेत शिखर यानी कि हिमालय की जो चोटियां दिखाई दे रही थी वो बर्फ से ढकी हुई थी। बीटे की ओर देखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे, न वहाँ बर्फ की सफेदी थी न किसी तरह की हरियाली, और जो पहाड़ बर्फ से नहीं ढके थे वो न तो सुंदर दिखाई दे रहे थे, न हरियाली दिखाई दे रही थी, न किसी तरह के बिल्कुल सफेदी थे, बिल्कुल नंगे थे। सर्वोच्च स्थान जो था वहाँ पर डांडे के देवता का स्थान था। डांडे का देवता जो तिब्बती लोग मानते थे, जो पत्थरों के ढेर, जानवरों की सींगों और रंग बिरंगे कपड़े की झंडियों से सजाया गया था। जब राहुल जी जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि कुछ पत्थरे रखे हुए हैं, जानवरों के सींग और रंग बिरंगे कपड़े सजाए गए हैं, और वह वहाँ के देवता का स्थान है। चढ़ाई तो कुछ बहुत मुश्किल थी लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं। जैसा कि सभी जानते हैं कि चढ़ने में ताकत थोड़ा ज़्यादा लगती है, उतरने में थोड़ा रिलैक्स रहता है, आसान आता है। तो राहुल जी के लिए भी आसान रहा। शायद 2-1 और सवार साथी हमारे साथ चल रहे थे, इनके साथ 2-3 लोग और भी थे। इनका घोड़ा काफ़ी धीरे धीरे चल रहा था, सामान लेकर शायद थक गया होगा। मैंने समझा कि चढ़ाई की थकावट कारण ऐसा कर रहा है, और राहुल जी देखते हैं कि मैं उसे मारना नहीं चाहता था। धीरे धीरे करके वह बहुत पिछड़ गया और मैं दोन की वस्तुओं की तरह अपने घोड़ों पर झूमता हुआ चला जा रहा था। यहाँ पे एक नाम आता है धोनी बकस्तु, एक साहित्यकार है, स्पेनिश उपन्यासकार है सार्त्रे। 17वीं शताब्दी में उन्होंने एक उपन्यास लिखा था डॉन क्विक्सोट का नायक जो घोड़े पर चलता था, उसी का उल्लेख यहाँ पे किया जा रहा है। जान नहीं पड़ता घोड़ा आगे जा रहा है पीछे, लिखते हैं घोड़े के बारे में कि मुझे मालूम नहीं चल घोड़ा आगे जा रहा है कि पीछे जा रहा है। जब मैं जोर देने लगता तो वो और सुस्त पड़ जाता, यानी जब इसको जोर देते कि आगे बढ़ो तो और सुस्त लेजी हो जाता। एक जगह 2 रास्ते फूट रहे थे, यानी कि आगे बढ़ते बढ़ते गए तो एक जगह ऐसा भी आया जहाँ से उस मेन रास्ते से 2 रास्ते कटते, एक बाएं कटा हुआ था, एक दूसरे दाएं कटा हुआ था। आगे एक घर में पूछने से पता लगा, लिखते हैं कि मैं बाएं तरफ बढ़ने लगा और जब 1.5-2 मील चला गया तो एक गांव में एक व्यक्ति से पूछने पता चला कि लंकोर का रास्ता दाहिने वाला था, आप गलती से बाएं वाले रास्ते पर आ गए। तो फिर से वो लौटे। 4-5 बजे के करीब मैं गांव से मील भर पर था तो सुमति जो बौद्धिस्ट थे उनका इंतजार करते हुए मिले। मंगोलों का मुंह तो ऐसे लाल होता है, मंगोलिया चीन के पास पड़ता है, उलान बटोर मंगोलिया। अब जब देखेंगे भौगोलिक परिस्थितियाँ तो वहाँ के चेहरे शरीर मतलब जो उनका फेस होता है वो लाल दिखाई देता है। तो मंगोलों का मुंह ऐसे ही लाल होता है और अब तो वह पूरे गुस्से में थे। उन्होंने कहा मैंने 2 टोकरी कंडे फूंक डाले, 3-4 बार चाय को गर्म किया। मैंने बहुत नरमी से जवाब दिया लेकिन मेरा कसूर नहीं है मित्र, देख नहीं रहे कैसा घोड़ा मुझे मिला है, मैं तो रात तक पहुँचने की उम्मीद रखता था। ये नहीं बताते हैं कि घोड़ा हमारा बहुत सुस्त था इसलिए आने में देर हो गई, आप नाराज मत होइए। तो जितना जल्दी गुस्सा सुमति को आता था उतना ही जल्दी वो ठंडा भी हो जाता। लंगपुर में वह एक अच्छी जगह पर ठहरे थे। जहाँ लंगपुर में जब ठहरे थे वो एक जगह बहुत अच्छी जगह थी। यहाँ भी उनके
बहुत सारे लोग यजमान भी थे। पहले चाय सत्तू खाया गया, रात को गरम गरम थुप्पा मिला, गरम पेय पदार्थ के लिए उसकी प्रयोग किया गया है। फिर आगे लिखते हैं कि अब हम लोग टिंगरी के विशाल मैदान में थे। टिंगरी जो जगह वहाँ का बहुत बड़ा वहाँ का विशाल मैदान था जो चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम होता था, जिसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती है। उसी पहाड़ी का नाम था टिंगरी समाधिगिरी। आसपास के गांव में भी सुमति के कितने ही यजमान थे, कितने की कपड़े की पतली पतली चीरी बत्ती और गंडे खत्म नहीं हो सकते थे, क्योंकि बोध गया से लाए गए कपड़े के खत्म हो जाने पर किसी कपड़े से बोध गया गंडा बना लेते थे। वह अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। मैंने सोचा यह तो हफ्ता भर उधर ही लगा देंगे। मैंने मुझसे कहा कि जिस गांव में ठहरना हो उसे भले गंडे बांट दो, मगर आसपास के गांव में मत जाओ। इसके लिए मैं तुम्हें लहासा पहुंचकर रुपए दे दूंगा। यानी सुमति को समझाया गया गांव गांव जाकर यजमान को तुम गंडे बांटोगे तो उसमें बहुत समय लगेगा, तो ऐसा है कि तुम यहीं पर सबको बुलाकर सबको बांट दे, समय बच जाएगा और तुम्हारा काम भी हो जाएगा। दूसरे दिन हमने भरिया ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई नहीं मिला। सवेरे ही चल दिए हो तो अच्छा था, लेकिन अब 10-11 बजे की धूप में, तेज धूप में चलना पड़ रहा था। तिब्बत की धूप बहुत ही कड़ी मालूम होती थी। यद्यपि थोड़े से भी मोटे कपड़ों से सिर को ढाक ले तो गर्मी खत्म हो जाती है। आप 2 बजे सूरज को मुंह करके चल रहे हो, ललाट धूप से जल रहा हो, तो आप समझ सकते हैं कि धूप कितनी तेज लग रही होगी, गर्मी कितनी हो रही होगी, परेशानियाँ कितनी बढ़ रही होंगी। और पीछे का कंधा लिखते हैं, पीछे कंधा उनका बर्फ हो रहा था। फिर हमने पीठ पर अपनी अपनी चीज़ें लाद ली, डंडा हाथ में ले लिया और चल पड़े। फिर हम यद्यपि सुमति के जो परिचित लोग थे टिंगरी में भी थे, लेकिन वह एक और यजमान से मिलना चाहते थे, यजमान से मिलना चाहते थे। इसलिए आदमी मिलने का बहाना लेकर शेखर बिहार को चलने के लिए कहा। यानी कि वो सुमति चाहते थे कि और लोगों से मिले और वहाँ पर जाकर अपने यजमानों से मिले, इसलिए वो बहाना बनाकर एक आदमी से मिलने का बहाना बनाकर राहुल संकीर्तन से कहकर वो आगे बढ़ गए मिलने के लिए। और लेखक ने ये सोचा कि एक आदमी से मिलने गए हैं तो बहुत कम समय में वापस आ जाएंगे और हम लोग सही समय पर वापस भी लौट जाएंगे।